पश्चिम बंगाल में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता ने इस ऐलान के साथ ही बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, क्योंकि टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग जुटे। ग्राउंड से जहां भी नजर गई वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सबसे पहले पार्टी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मंच पर आए और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी मंच पर पहुंची और लोगों का अभिवादन किया। ग्राउंड के बीच में बनाए गए रैंप पर ममता बनर्जी ने भी चक्कर लगाया और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद ममता ने हाथ में माइक थामकर टीएमसी के 42 लोकसभा उम्मीदवारों को मंच पर लाने की बात कही। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर हुई इस रैली में टीएमसी के सभी 42 उम्मीदवारों को एक एक करके मंच पर बुलाया गया। अभिषेक बनर्जी बारी बारी से सभी का नाम बोलते गए और एक के बाद एक उम्मीदवार अपने नाम के ऐलान के साथ मंच पर आते गए। इसके बाद सभी टीएमसी उम्मीदवारों ने रैंप पर वॉक भी किया। सबसे आगे पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी थीं और उनके पीछे सभी उम्मीदवार जो एक कतार में जनता के बीच हाथ जोड़कर चलते हुए नजर आए। जिन बड़े नामों का टीएमसी ने ऐलान किया उनमें ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं, जिन्हें डायमंड हार्बर सीट से मैदान में उतारा गया है। कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा को पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरमपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से होगा। वहीं टीएमसी ने एक बार फिर आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को ही मैदान में उतारा है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बशीरहाट लोकसभा सीट से पार्टी ने हाजी नूरुल इस्लाम पर दांव लगाया है। टीएमसी की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर, अभिनेता और बीजेपी के बागी सब शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने बहरामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है और यहीं से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पिछले 5 बार से सांसद हैं। अब सूत्रों की माने तो इस बार भी अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट मिल सकता है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टीएमसी ने वर्धमान दुर्गापुर सीट से टिकट दिया है। आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर जीते अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बशीरहाट से सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां और जादवपुर से सांसद और एक्टर मिमी चक्रवर्ती को इस बार टिकट नहीं दिया गया। लेकिन मिदनापुर, हुगली और जादवपुर सीटों पर टीएमसी ने बंगाली फिल्मों की अभिनेत्रियों को टिकट जरूर दिया है। विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्रा खां की पूर्व पत्नी सुजाता मंडल खान को टीएमसी ने प्रत्याशी बनाया है। सौमित्रा खां को इस बार भी बीजेपी ने इसी सीट से टिकट दिया है। 2 दिन पहले नदिया के बीजेपी के विधायक मुकुटमणि अधिकारी टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें भी टीएमसी ने नदिया के रानाघाट सीट से टिकट दे दिया है। रायगंज में टीएमसी ने बीजेपी से आए हुए विधायक कृष्ण कल्याणी को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी के टिकट से 2019 में बैरकपुर लोकसभा सीट से जीतकर टीएमसी में शामिल होने वाले सांसद अर्जुन सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। मालदा उत्तर में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर प्रसून बनर्जी को टिकट दिया गया है। ये डीआईजी रैंक के अधिकारी थे और इन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी बीजेपी पर सियासी हमले करने में भी पीछे नहीं रही। खालिस्तान और पाकिस्तान को मुद्दा बनाते हुए ममता ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पंजाबी ब्रिगेड नहीं, सिख ब्रिगेड नहीं है तो क्यों आप पगड़ी पड़ते हैं? इसी के लिए पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है और दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं, जनजाति का ऊपर अत्याचार करते हैं। ममता बनर्जी के सियासी हमलों का बीजेपी ने भी जवाब दिया। साथ ही बंगाल के बाहर से लाए गए उम्मीदवारों पर भी टीएमसी को घेरा। कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे। ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी ने इस दौरान बंगाल में रामनवमी की छुट्टी की घोषणा को भी ममता का सियासी दांव बताया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन के भविष्य पर भी संकट के बादल गहरा गए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अगर साथ लड़ते तो अच्छा होता।
पर ममता बनर्जी ने किस सोच के साथ गठबंधन से किनारा किया, कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता के फैसले पर अफसोस जताया। हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहते हैं कि अगर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है, और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। टीएमसी के बाहर से लाए गए उम्मीदवारों पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा। अधीर रंजन ने कहा कि अगर यूसुफ पठान के लिए ममता गुजरात में एक सीट मांग लेती तो वो उन्हें दे देते, लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। टीएमसी ने यूसुफ पठान को बहरमपुर से उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला अधीर रंजन चौधरी से होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राम नीति से पार पाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार करती नजर आईं। ममता बनर्जी की सरकार ने हिंदुओं को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा की। उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस बाबत प्रेस रिलीज भी जारी की गई। जिस पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन कई बार हिंसा हुई, जिस पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर बरसाए गए, जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जय श्री राम के नारे को गाली बताती नहीं, आज उसी पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ममता सरकार के इस कदम को पॉलिटिकल स्टंट करार देने लगी। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी हिंदू विरोधी छवि को बदलने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि राम का नाम सुनते ही गुस्से से लाल हो जाने वाली ममता बनर्जी ने भले ही रामनवमी के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी हो, लेकिन इससे उनकी एंटी हिंदू वाली छवि नहीं बदलने वाली। उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया कि क्या वो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर ना बरसाए जाने की गारंटी देंगी। वैसे पिछले साल बंगाल के कई इलाकों में रामनवमी के दिन हिंसा भड़क गई थी। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए थे। यही नहीं, कई बार सबके सामने ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को गाली की तरह पेश करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हिंदू वोट खिसकते नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है, लिहाजा वो अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में हिंदुओं की नाराजगी से नुकसान न हो, इसके लिए हर मुमकिन कवायद कर रही हैं। रामनवमी पर पहली बार सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान इसी कवायद का हिस्सा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को तगड़ा झटका लगा था। मजबूत काडर के बावजूद टीएमसी को 42 में से 22 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि साल 2014 में टीएमसी के 34 लोकसभा सांसद थे। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनकी सीटें लगातार बढ़ रही हैं। 2014 में बीजेपी को बंगाल की सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें और अधिक बढ़ाना चाहती है, लिहाजा ममता बनर्जी उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी हिंदुत्व की काट तलाशने में जुट गई हैं। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब हो पाती हैं, इसका पता चुनाव के बाद ही लगेगा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी को एक बार फिर हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आजमगढ़ पहुंचे पीएम ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार से विकास का दावा किया। इसके साथ ही पीएम ने गाजीपुर से तड़ीघाट रेलवे की बड़ी लाइन का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के करीब 15 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। पीएम ने इस दौरान इन विकास योजनाओं को चुनाव से न जोड़ने की अपील भी की। आजमगढ़ में मंच से संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने पूर्वांचल में दशकों तक हुई जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का भी जिक्र किया। साथ ही माफिया राज और कट्टरपंथ की भी बात की। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने जनता को धोखा दिया, लेकिन माफिया राज को खत्म करके बीजेपी की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। यहाँ के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है।
और यहाँ की जनता कानून का राज भी देख रही है। पीएम ने इस दौरान परिवारवाद के मुद्दे पर INDIA गठबंधन को भी घेरा। आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पीएम ने पिछले 10 सालों में हुए देश के विकास का भी जिक्र किया। सबके सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, ये विकास का उत्सव है। ये है विकास का उत्सव। ये है विकसित भारत का संकल्प। ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। वहीं पीएम ने फिर दोहराया कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल ब्रेक रहेगा। यात्रा 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से फिर शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर मंथन कर सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस बिहार में हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस ने यह दावा किया है कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। एलजेपी सीट बंटवारे से नाखुश नजर आ रही है। ईडी ने लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुभाष यादव को अवैध रेत खनन के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ईडी ने उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। टीएमसी के पूर्व नेता और संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बशीर हाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शाहजहां शेख को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं का बड़ा जत्था आज बीजेपी में शामिल हो गया। जयपुर में 24 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। इसके लिए बीजेपी कार्यालय के सामने बाकायदा एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जहां एक एक करके सभी कांग्रेसी नेता भगवा अंगवस्त्र पहनकर बीजेपी के साथ जुड़ गए। बीजेपी में आने वाले कांग्रेसी नेताओं में सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया का है, जो अशोक गहलोत के करीबी और उनकी सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उनको मिलाकर 2 पूर्व मंत्री, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई बड़े पदों पर बैठे कांग्रेसी नेता बीजेपी में आए। सभी ने एक साथ बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए कि दिल्ली तक इसकी गूंज जाए कि मोदी जी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम सब आज भाजपा के साथ हैं। राजस्थान की 25 में से 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए इन नेताओं को बची हुई 10 में से कुछ सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी ने राजस्थान में खेल किया तो कांग्रेस हरियाणा में सेंधमारी करने में कामयाब रही। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने आज इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सुबह 11:33 पर इस्तीफे की जानकारी देने के बाद वो फौरन मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीडिया के सामने उन्होंने बीजेपी छोड़ने की वजह भी बताई। विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीजों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो। ब्रजेंद्र सिंह के पिता भी 2014 तक कांग्रेस में ही थे, इसलिए उनके लिए कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं। बताया गया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और बीजेपी से गठबंधन होने के बाद से ही ब्रजेंद्र सिंह नाराज चल रहे थे। इस बार हिसार से उनका टिकट कटना भी तय माना जा रहा था। इन्हीं वजहों से उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाना सही समझा। हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले सांसद का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूला तय होने से पहले ही विवाद बढ़ने की खबर है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर विवाद हो गया और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुंबई के अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से गजानन कीर्तिकार के बेटे अमोल कीर्तिकार के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद संजय निरुपम ने इसे लेकर सोशल मीडिया में लिखा कि एमबीए दलों में अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। संजय निरुपम की इस नाराजगी पर शिवसेना की तरफ से भी जवाब दिया गया। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती
और हम उतार देते तो यह गलत बात होती है। बताया गया कि कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम इस सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन उद्धव के ऐलान के बाद वो नाराज हो गए। उधर एनडीए में महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की सहयोगी दलों के साथ हुई मीटिंग के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार तय फॉर्मूले से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें 3 से 4 सीटें देने की पेशकश हुई है, जिससे वो सहमत नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर शुक्रवार देर रात तक एक मीटिंग भी चली थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला तय हुआ था, उसके मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 3 से 4 सीटें देने की पेशकश की गई, लेकिन अजित पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है। बीजेपी ने एनसीपी को डिंडोरी और गढ़चिरौली सीट का ऑफर दिया है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की शर्त भी रखी गई है, जिससे अजित पवार और उनकी पार्टी के नेता खुश नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी अभी सीटें तय नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन 11 मार्च को फिर से बैठक कर सकता है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लग सकती है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अकबर नगर में लोग पुलिस से भिड़ गए हैं। अवैध निर्माण गिराने पर लोगों का गुस्सा फूटा। मकान गिरने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया है। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं। यहां पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए टीम पहुंची थी। एलडीए ने यह अवैध निर्माण गिराया है, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। पुलिस वहां पर तैनात थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जैसे ये अवैध निर्माण गिराया गया, ये इमारत भरभरा कर नीचे गिरी। भीड़ का गुस्सा फूटा और उस तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर बताया गया कि यह निर्माण अवैध था और इस निर्माण को एलडीए की टीम ने, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने पहुंचकर इसको गिरा दिया। जैसे ये इमारत गिरी, स्थानीय लोग भड़क गए और इसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर मार्च निकालते हुए खासतौर पर महिलाओं को वहां से पीछे हटाया। तो अकबर नगर इलाके में आज एलडीए की टीम पहुंची थी। अवैध निर्माण गिराने के लिए ये टीम पहुंची थी। कुछ अवैध निर्माण गिराए भी गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके निर्माण अवैध नहीं है और इसी बात को लेकर तकरार थी। जैसे ही एलडीए की टीम ने अपनी आधिकारिक कार्रवाई की, उसके तुरंत बाद भीड़ का गुस्सा फूटा। भीड़ की तरफ से पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में करने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थरबाजी घटना सामने आई। पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और पत्थरबाजों को खदेड़ा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कमर्शियल बिल्डिंग जो थी, जिनका डेट डिसमिस हुई थी, उन्हीं का डिमोलिशन था और 3 बिल्डिंगों का डिमोलिशन किया गया। उसमें उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो सर अभी क्या कुछ वजह थी इसमें बताया जा रहा है? कुछ लोगों के साथ कुछ चोट भी लगी है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई हताहत। बाजार में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरा सामान खरीदते वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुकानदार नकली या खराब माल तो नहीं दे रहा। इस डर को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक सर्विलांस सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें किसी कंपनी को लाइसेंस देने से पहले उसके प्रोडक्ट की पूरी पड़ताल की जाएगी और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की इजाजत दी जाएगी। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करने के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वैज्ञानिक एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रोडक्ट के बाजार में आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में उसके सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद उन सैंपल्स को कई लैब्स में जांचा जाएगा। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि वो प्रोडक्ट खरा है या खोटा है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी पाई गई तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही कंपनी पर मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स की जांच के लिए केंद्र सरकार टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक नकली प्रोडक्ट की वजह से दुनिया भर में हर साल 182 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दिल्ली में शनिवार की देर रात एक शख्स जल बोर्ड के केशवपुर मंडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने बोरवेल में गिर गया, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ और जल बोर्ड के कर्मचारी करीब 15 घंटे तक मशक्कत करते रहे।
करीब 32 फीट गहरे बोरवेल में रस्सी डाली गई। कोशिश की गई कि किसी तरह बोरवेल में गिरे शख्स से संपर्क साधा जाए, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन रेस्क्यू के काम में जुटे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उस शख्स को शाम ढलने से पहले बाहर निकाल लिया गया और उसे बिना वक्त गंवाए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक जानकारी के हिसाब से अभी वो शरीर जो है वो पूरी तरीके से मृत पाया गया है। डॉक्टर्स अभी इसका परीक्षण करेंगे, कहीं ना कहीं बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस आधिकारिक बयान जारी करेगी। बोरवेल में गिरे शख्स की मौत पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दुख जाहिर किया। साथ ही ट्वीट कर बताया कि जो शख्स बोरवेल में गिरा था उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। उन्होंने इस घटना की जांच कराने की भी बात कही। इससे पहले दिल्ली के केशवपुर इलाके में युवक बोरवेल में गिरा तो हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ और दिल्ली जल बोर्ड युवक को बचाने के काम में जुट गए, जबकि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी भी मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने सबसे पहले उस जगह का जायजा लिया जहां बोरवेल था। उसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों से बात की, जबकि आतिशी ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका भी जाहिर की, क्योंकि बोरवेल एक तालाबंद कमरे के अंदर था। ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटेंशनल एंट्री हुई है, ताला तोड़ा गया है, दरवाजा तोड़ा गया है, उसके बाद अंदर गए हैं। जो हुआ है उसकी तो पूरी जांच पुलिस करेगी ही। उधर दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस कमरे में बोरवेल था उसकी दीवार टूटी हुई थी, कोई भी अंदर जा सकता था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया, जबकि इस सब के बीच एनडीआरएफ ने सबसे पहले उस कमरे को तोड़ा जिसके अंदर खुला हुआ बोरवेल था। जो ये कमरा बना हुआ है इसको पूरी तरीके से गिराया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा गेट था जिसके अंदर से घुस के वो कैसे वहां पर पहुंचा। एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने देखने को मिल सकती है। बोरवेल केशवपुर मंडी स्थित दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट के भीतर था। ऐसे में वो युवक कमरे के अंदर कैसे घुसा और किन परिस्थितियों में बोरवेल में गिर गया, इसकी जांच भी की जाएगी। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में हुए हादसे के बाद केजरीवाल सरकार पर उंगलियां उठने लगीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और मंत्रियों की मिलीभगत के कारण ये वाकया पेश आया। ये सिर्फ लापरवाही दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार की नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। क्योंकि अगर एसओपी अगर फॉलो नहीं होती है तो इसका मतलब डिपार्टमेंट और ठेकेदार आपस में मिला हुआ है। यही नहीं, अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची पश्चिमी दिल्ली की बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सेहरावत ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो इससे बड़ी लापरवाही का कोई काम दिल्ली जल बोर्ड में हो सकता है? भ्रष्टाचार है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जाता है। दिल्ली राजधानी में अगर इस तरह से काम होता है तो आप सोचिए कि इस बात की जवाबदेही किसकी है। वहीं मामला बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 48 घंटे के अंदर सभी सरकारी और प्राइवेट बोरवेल को सील करने का आदेश दे दिया। अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर डटे किसान आज रेलवे की पटरियों तक पहुंच गए। 4 घंटे के लिए किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। हालांकि 7 राज्यों में होने वाले आंदोलन का असर सिर्फ पंजाब में ही दिखा। यहाँ ट्रेन के पहिए रोकने में किसान कामयाब रहे। अमृतसर में किसानों ने पटरियों पर ही खाट बिछाई और 4 घंटों तक वहां डटे रहे। वहीं फरीदकोट में किसानों ने दरी बिछाकर 4 घंटों तक ट्रैक पर डेरा जमाया। फिरोजपुर में किसानों ने रेलवे ट्रैक के साथ प्लेटफॉर्म पर भी कब्जा कर लिया था। किसानों के साथ उनका परिवार, मसलन बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, सभी आंदोलन में उनका साथ दे रहे थे। मानसा में तो एक कदम आगे जाकर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर ही सभा कर डाली। यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। राजस्थान में पेट्रोल पंप के मालिकों की हड़ताल में एक बार फिर आम आदमी पिस रहा है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग करते हुए पेट्रोल पंप के मालिकों ने तेल देना ही बंद कर दिया, जिसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। लोग पेट्रोल पंप से खाली हाथ ही वापस लौट गए। अगले 2 दिनों तक राजस्थान में इसी तरह पेट्रोल डीजल की मारामारी चलती रहेगी। सुबह 10 मार्च सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल रहेगी। कोई पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलेगा। जिन लोगों तक ये खबर पहले पहुंची वो कल रात से ही पेट्रोल भराने के लिए डट गए, क्योंकि आज तो अधिकांश पेट्रोल पंप बंद ही थे। इधर जिन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं थी, उनकी रोजी रोटी तक बंद होने की कगार पर है। बहुत ज्यादा परेशान है, ऑटो खड़ा हो जाएगा बस, आज का धंधा खराब। माना जा रहा है कि 12 मार्च तक राजस्थान के अधिकांश इलाकों में इसी तरह लोग पेट्रोल डीजल के लिए तरसते रहेंगे।